Assalamu alaikum students. I am Majid Ali, an ICAP qualified chartered accountant. Today we are going to discuss a newly added subject as per Education Scheme 2025, that is CAF 3, Data Systems and Risks. ठीक है, तो ये एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है एज पर एजुकेशन स्कीम 2025, जो कि अपकमिंग जो मार्च अटैम्प्ट है मार्च 2026 से ये टेस्ट होने जा रहा है। मतलब इसका पहला जो एग्ज़ाम है वो मार्च 2026 की अटैम्प्ट में कंडक्ट होगा। आप सब जानते हैं कि आज कैफ के जो 8 पेपर्स हैं, ठीक है, उन्होंने बीला और सीला को दोबारा मर्ज कर दिया है और एक ये न्यू जो सब्जेक्ट है कैफ 3 ऐड कर दिया है, डेटा सिस्टम एंड रिस्क। ठीक है, तो अब हमारे आज के क्वेश्चन इसमें ये होंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, इसका टेस्टिंग लेवल क्या होगा, ठीक है, मुश्किल है, आसान है, क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं, हम एक ओवरऑल व्यू ले रहे होंगे। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो या तो पीआरसी करके आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, उनको ये सब्जेक्ट रखना चाहिए या भी नहीं, क्योंकि देखें बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, टीचर्स भी नए होंगे, ठीक है, पढ़ाने वाले, सब्जेक्ट भी नया है, सिलेबस भी नया है, ना तो कोई नोट्स अवेलेबल हैं, ना पहले से कोई पास पेपर्स अवेलेबल हैं। तो ज़ाहिरी बात है कोई भी चीज़ जब एक नई चीज़ आती है तो इट्स ऑलवेज क्रिएट अ चैलेंज, बट as we are chartered accountants and we belong to a profession that usually require us transitions, challenges and new things। ठीक है, तो हमें इस बारे में ऑलरेडी तैयार होना चाहिए, पता होना चाहिए, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, कोई भी नई चीज़ आ जाए हम उसको बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आया कि इसको रखना चाहिए या नहीं। देखें ये एक बड़ा एक सब्जेक्टिव सा मैटर है कि रखना चाहिए या नहीं, लेकिन आप वो अंदाज़ा कर लें कि क्या आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आप ऑलरेडी जो है वो आईकॉम वगैरह की फील्ड से आए हैं, ठीक है, बीकॉम से आए हैं, या आप किसी मास्टर डिग्री से अक्सर जो है लोग आ रहे होते हैं, ठीक है, या आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो एफएससी बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आई थिंक दिस सब्जेक्ट अ लिटिल बिट न्यू, अ लिटिल बिट क्या, अच्छा खासा नया होता है, हमने इस तरह से चीज़ों को नहीं देखा होता, डेटा सिस्टम एंड रिस्क को। लेकिन क्या इसमें डेटा सिस्टम एंड रिस्क, इसका लफ्ज़ क्या हमें ये बताता है कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, सिस्टम्स बना रहे होंगे, सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहे होंगे? नहीं, ये बेसिकली सब्जेक्ट जो फ्यूचर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको एक विद करना है टुवर्ड्स न्यू थिंग्स। लाइक आजकल आपको पता है एआई का दौर है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फिनटेक टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग, ठीक है, पावर ऑटोमेशन, अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर बिकमिंग मच मोर पॉपुलर देन द ओल्ड ट्रेडिशनल टूल्स। ठीक है, तो इसलिए हमें उन टूल्स के बारे में बताना, उस प्रोफेशन से रिलेटेड हमारे जो टूल्स हैं बताना ये ज़रूरी था। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड है इसका कि क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली वक्त की एक ज़रूरत है, क्योंकि देखिए पहले लेजर सिस्टम होते थे, मैनुअल काम होते थे, ठीक है, आजकल सिस्टम्स हैं, सिस्टम पे एंट्रीज हो रही हैं, ठीक है, अब उन्हीं सिस्टम से जो डाटा प्रोसेस हुआ होता है उसी का ऑडिट होना होता है, ठीक है, उसी के बेस पे ऑडिटर्स ने अपना ओपिनियन जो है वो देना होता है। तो क्यों ना वो जो, क्योंकि देखें एक अच्छा अकाउंटेंट ही एक अच्छा ऑडिटर हो सकता है। अगर अकाउंटेंट को पता है किस तरह से डाटा प्रोसेस हो रहा है, एंट्री क्या हुई, सिस्टम में से क्या रूट्स हैं जिनसे वो आया है, ठीक है, मतलब डेटा क्या है, सिस्टम क्या है और सिस्टम से रिलेटेड रिस्क क्या है, तो ही वो एक अच्छा ओपिनियन भी दे पा रहे होंगे, मतलब अगर हम ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, तो बेसिकली इसका ओवरऑल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि क्यों ये सब्जेक्ट ऐड किया। ठीक है, ये वक्त की ज़रूरत थी, चार्ट अकाउंटेंट्स को अफीव करना था। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, बट मैं यही कहना चाह रहा हूँ जस्ट आपसे कि मोस्टली जो चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे, ये मतलब फील्ड है ना हमारी सारी, तो उसमें ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा हम जो है वो कम आशना होते हैं। ठीक है, एक तो पहले ही कम आशना होते हैं बीइंग पाकिस्तानी, सारे नहीं, मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो फील्ड है मोस्टली मिडिल क्लास लोग भी आ रहे होते हैं, दूसरे मतलब अच्छी फैमिली से जो है ना,
उनसे भी आ रहे होते हैं। तो हर किसी की एजुकेशन लेवल, टेस्टिंग लेवल, ठीक है, कोचिंग्स उस तरह से नहीं हो रही होती कि हम हर एक को जो है ना एक ही पैमाने पे कर दें। तो हर किसी की डिफरेंट है, कुछ प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, कुछ प्री इंजीनियरिंग से हैं, और कुछ ऑलरेडी जो हैं वो सॉफ्टवेयर वगैरह से आ रहे होते हैं, तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ग्रेस्प कर लेते हैं बनिस्बत वो के जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, और साथ साथ कुछ चीज़ें हम डिस्कस भी कर रहे होंगे। तो इन दी एंड कंक्लूजन भी दूंगा आपसे, ठीक है। तो आप फिर जो है ना, जो आपको बेहतर लगे आप कर लीजिएगा, मतलब इसको फर्स्ट राउंड में कर लें, क्योंकि देखें जिसके कैफ के पहले 4 पेपर पास हैं उस पर तो ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जिसका एक भी पेपर रहता है ना उसने पेपर देना है, ठीक है। मैं ट्रांजिशन स्कीम की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने तो मस्ट ही देना है, ठीक है। तो लिहाजा आपने डिसाइड करना है कि इसको पहले अटैम्प्ट में पिक करें और सिलेबस इसको एग्ज़ाम में अपीयर इसके एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएं, या आप भी थोड़ा वेट कर लें, 1-2 अटैम्प्ट, मतलब बाकी पेपर्स क्लियर कर लें, इसको बाद में रख लें। तो उस तरीके से आपने इसको देख लेना है, ठीक है। तो वाइट मैटर्स, मॉडर्न अकाउंटिंग ऑडिटिंग इज इंक्रीजिंगली डेटा ड्रिवन, ठीक है। मतलब मॉडर्न अकाउंटिंग ऑडिटिंग डेटा ड्रिवन है, डेटा बेस्ड है, तो लिहाजा हमें इस सब्जेक्ट को लाना पड़ा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आईटी सिस्टम, एआई एंड डिजिटल रिस्क, स्ट्रेंथन ऑडिट क्वालिटी, इन्हांस कंट्रोल एंड सपोर्ट स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी रोल, ठीक है। मतलब अगर आपको आपको डाटा पे ग्रिप अच्छी हुई, आपको पता है सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो एक अच्छा ओपिनियन दे पा रहे होंगे, आपको ऑडिट क्वालिटी का जो कंट्रोल है वो मेंटेन हो रहे होंगे। एज क्लाइंट embrace डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड फिनटेक, सीए मस्ट अडेप्ट टू emerging टेक्नोलॉजीज, ठीक है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि, अगर हम बीइंग ऑडिटर बात करें इन प्रैक्टिस, या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडस्ट्री में जा रहे होंगे, क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें उसके बारे में पहले ही एक विकसित करना एक वक्त की अहम ज़रूरत है, ठीक है। कि आपने आपको पता है डाटा एनालिटिक्स के कोर्स मुतारफ़ करवाए, हैंड्स ऑन कोर्सेज, ये भी बेसिकली एक उन्हीं सिलसिले की एक कड़ी है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे इस पे अगर बात करें तो इस सब्जेक्ट बेसिकली 3 अल्फाज से मिलकर बनता है, ठीक है। अल्फाज की बड़ी हुर्मत होती है, जो अल्फाज को समझ गए ऑलमोस्ट वो इसके जो प्रियम्बल है, जो इसका कंक्लूजन है, जो इसका क्रक्स है, उसको भी समझ जाएंगे। जैसे कि डेटा, सिस्टम एंड रिस्क, हम वन बाय वन एक एक लफ्ज़ को जो है ना डिटेल में पढ़ते जाएंगे, जो जो चीज़ें आती जाएंगी हम उनको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू एंड योर जो है फेलोज़ कि आप उनको लाजमी रिकमेंड करें कि एक दफ़ा वो लेक्चर लाजमी लें, क्योंकि देखिए इसमें हम ना कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने जा रहे, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ एक प्रैक्टिकल वे में और एफिशिएंट तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका टेस्टिंग लेवल क्या होने जा रहा है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, नहीं, इट्स अ मैनेजेबल। आई कैप कोई पता है, बच्चे आ रहे हैं, एफएससी बैकग्राउंड है, मेडिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उनको कैसे लेकर चलना है, क्या आप, मतलब कहने का ये कि वो आपसे कोई प्रोग्रामिंग नहीं करवा रहे होंगे कि जनाब आप पावर क्यूरी में या एसक्यूएल में कोई जो है ना कमांड लिखें और उससे सॉफ्टवेयर बनाए, नहीं, वो आपको एक जस्ट जो आपकी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिससे आपने बाद में जिन चीज़ों को इनकाउंटर करना है, वो आपको उस चीज़ों से आशना करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। डेटा, डेटा बेसिकली क्या है, डेटा, डाटा भी कह देते हैं इसको, ठीक है। डाटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स, फिगर्स आर डिटेल कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और रिसर्च। It can take many forms such as numbers, text, images, or other type of information and is typically used as input for processing and analyzing to generate useful insight, ठीक है। डेटा क्या हो सकता है, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, उसकी तस्वीर लगा दी, ठीक है, लोगों ने उसको ख़रीदना भी शुरू किया। अब उसके बारे में फीडबैक आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी बड़ी अच्छी है, ठीक है, कोई कहता है इसमें ये फॉल्ट है। लेट्स सपोज आपने एक एसी लॉन्च किया है, ठीक है, तो कोई कहता है कि इसकी कूलिंग जो है ना ये एक सर्टन लेवल पे जाके रुक जाती है, ट्रिप कर जाता है, इसमें ये फॉल्ट है। कोई कहता है कि नहीं जी बड़ा बेस्ट है, फलां है। कुछ एरियाज़ के हिसाब से भी लोग कर रहे होते हैं, जैसे एक ही टाइप के एसीज़ वगैरह जो हैं वो रावलपिंडी में, आपको पता है इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौसम बनिस्बत बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू कराची, लाहौर, तो वहाँ पे कम कूलिंग भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे देती है, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा चल रहा है, दूसरे इलाके के लोग कहते हैं कि नहीं इसमें ये इशू आया हमें। तो मतलब हम डेटा को मुख्तलिफ फॉर्म्स में दे सकते हैं, ठीक है।
कुछ लोग उस पे जो है ना सिर्फ थंब कर देते हैं कि जी ओके, कुछ उस पे रिएक्ट करते हैं, मतलब हार्ट किया कि जी बड़ा माशाल्लाह जो है ना आपका अच्छा है, किसी ने कुछ लिख भी दिया, ठीक है। तो मतलब नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। अब ये सारा डेटा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डेटा होता है, इसको हम आगे जाके पढ़ भी रहे होंगे। इसको कहते हैं बिग डेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट है बिग डेटा। तो इतने सारे अब डाटा को, तो डाटा क्या है, रॉ फॉर्म में। अब मुझे नहीं पता किसने कितना रिएक्ट किया, ठीक है, अब मैं इसको ना प्रोसेस करूँगा, ठीक है। अब वो जो प्रोसेसिंग होगी वो सिस्टम के थ्रू होगी, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे पास जो है ना रिजल्ट्स आ जाएंगे, यूज़फुल इंसाइट्स आ जाएंगी कि अच्छा जी कराची के लोगों ने कहा है कि इसमें ना ये फीचर होना चाहिए, ट्रिप कर जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब आगे से जो कराची में माल सप्लाई करना था ना उसमें कोई ऐड ऑन फीचर ऐड कर दिया, जो रावलपिंडी में करना था उसमें नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोग उसी से रिलैक्स्ड हैं। तो इस तरह से हमें देखिए इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली। अब उससे क्या होगा कि आपने एक दफ़ा जो एसी बनाया उसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आपने फ़ौरन उसको सेट कर लिया कस्टमर की नीड के मुताबिक, ठीक है, आपको डाटा मिल गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर आप ना करते ये काम, ना डाटा आपको मिल रहा होता, आपने दोबारा से फिर एक जो है ना बैच बना देना था, अब उसमें वही मसले थे, तो क्या होते, कस्टमर आपके इफेक्ट होते, आपका टारगेट जो मार्केट का शेयर है वो कोई और ले जाता, आपकी सेल कम हो जाती, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट जो है चीज़ों में आप शायद डिफ़िकल्टी फेस कर सकते थे, लेकिन आपने टाइमली डिसीजन लिया ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा, और आप एक अच्छे जो है यूज़फुल इंसाइट्स आपने दी, ठीक है, जिसकी बेस पे आपकी सेल में इजाफा हुआ, आपको जो है ना ग्रोथ मिली। तो आजकल ये डेटा इसीलिए ज़रूरी भी है, आपने सुना होगा कि जो मोस्ट रिवार्डिंग फील्ड है बेसिकली डेटा ही है ना, पता तो हो ना कि चाहते क्या हैं लोग, फिर उसी डेटा की बेस पे डिसीजन लेना। आजकल इंफॉर्मेशन की ही तो पावर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ही इज़ द किंग, ठीक है। आप मुल्कों से लगा लें, हम कहते हैं कि अमेरिका, ठीक है, चाइना, दे आर मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, एंड दे आर आल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ पावर, ठीक है, वो दुनिया के किंग हैं, ठीक है। तो क्यों है? क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनका सिस्टम और वो इतना अच्छा है कि वो चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज करें, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन की बेस पे। तो अगला है जी टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा क्या हो सकती हैं? क्वालिटेटिव भी हो सकती है टाइप, और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है इसकी टाइप, ठीक है। क्वालिटेटिव क्या होती है जी? ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है, और क्वांटिटेटिव क्या होती है? नंबर से रिलेटेड है। मतलब क्वांटिटेटिव ये कि किसी ने इतना जो है ना लोगों ने रिस्पांस दिया, अच्छा इतने लोगों ने कहा कि नहीं ये बुरा है, इस सेक्टर में एसी ज़्यादा सेल हुआ, इधर कम हुआ, ठीक है, सारा क्वांटिटेटिव डाटा है। अब ये डिस्क्रीट नंबर भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट का मतलब ये कि 10,000 आपके एसी सेल हो गए रावलपिंडी में, 5,000 कराची में हो गए, 2,000 आपने खैबर केपीके में सेल कर दिए, ठीक है। और कंटिन्यूस भी मतलब इशारिया में भी हो सकते हैं, अक्सर खा ये बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल होता है एज के लिए, वेट के लिए, हाइट के लिए, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है जी? नॉमिनल भी हो सकता है और ऑर्डिनल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऑर्डिनल एक तरतीब के हिसाब से होता है कैटेगरी वाइज, और ऑर्डिनल जो नॉमिनल जो है वो एक जो है मतलब जिसे कह लें कि मैंने एग्जांपल नहीं दी हुई, अब किताब से भी इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो शायद आपको वो बेहतर समझ आए। मैं एक दफ़ा किताब से इसको ओपन कर लूँ। बेहतर है ना हम, अच्छा हाँ हाँ, ये देखें नॉमिनल डाटा। दिस टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंट कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग, ठीक है। ऑर्डर या ऑर्डर या रैंकिंग के बगैर जो होता है उसको हम कहते हैं नॉमिनल डाटा। जैसे कि जेंडर, अब जेंडर में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ जेंडर का लफ्ज़ है तो ये नॉमिनल डाटा है। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा, ठीक है। अब वो मर्द भी शादीशुदा हो सकते हैं, औरतें भी। ब्लड टाइप, अब ब्लड टाइप बड़ा ब्रॉडर लफ्ज़ है, इसमें भाई ए भी हो सकता है, बी भी, ठीक है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, डिफरेंट, तो इनको हम नॉमिनल डाटा कह रहे होते हैं। दूसरा होता है जी ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा लाइक नॉमिनल रिप्रेजेंट कैटेगरीज बट दीज कैटेगरी हैव अ मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि
आप सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये नॉमिनल डाटा है, लेकिन इसको ऑर्डिनल आप कैटेगरी में कैसे कर सकते हैं? भाई वो हाईली सेटिस्फाइड है, वो न्यूट्रल रहे, वो डिससेटिस्फाइड रहे, ठीक है। एजुकेशन लेवल एक नॉमिनल बात है, लेकिन अगर हम इसको कैटेगरी में करें कि हाई स्कूल आपने पास किया है, कॉलेज पास किया हुआ आपने, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, तो इसको ऑर्डिनल डाटा कहते हैं, मतलब मज़ीद कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी डाटा अनस्ट्रक्चरड भी हो सकता है और स्ट्रक्चर्ड डाटा भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड डाटा ही देखें, बड़ा ये मतलब एक तरतीब से किया हुआ डाटा, मतलब आपने फेसबुक पे कोई ऐड वगैरह दी, उस पर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आए, आपने उनको उनकी बेस पे बना लिए कि कितने लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ठीक है, उसी बेस पे, तो इसको क्या देते हैं? स्ट्रक्चर्ड डाटा। दूसरा होता है जी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये है कि जब आपने वो पोस्ट लगाई तो उसके बेस पे लोगों ने क्या रिएक्ट किए, अभी आपने उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया था, तो लिहाजा हम उसको क्या कह रहे होते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। अच्छा जी अब देखें, अनस्ट्रक्चर्ड ये जो डेटा था, इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए ये इंसानों का काम नहीं है, ये सिस्टम इसको मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक एसक्यूएल होती है और एक नो एसक्यूएल। एसक्यूएल कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है, और नो नो एसक्यूएल क्या कहते हैं? भाई ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह का जो डेटा है उसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्यूरीज लगानी पड़ती हैं, ठीक है। आप अपने सिस्टम में आपने शायद सुना हो नाम C++, ठीक है, लैंग्वेजेस होती हैं, जावा स्क्रिप्ट है गेमिंग वगैरह के लिए। वो क्या करते हैं कि इस तरह जो डाटा होता है उसको इस फॉर्म में लेकर आती है, मतलब आप जो भी सारा डाटा हो, आप फेसबुक से डाटा निकालते हैं, ठीक है, आपको एक समरी मिल जाती है। अब उसमें समरी में आप अपना क्यूरी लगाते हैं कि मुझे बता दें कि रावलपिंडी के लोगों ने क्या क्या रिएक्ट किया, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने जो रिएक्ट किया होगा ना, वो क्यूरी उसमें देखेगी, अच्छा ये नाम है इस बंदे का, ठीक है, ये कहाँ से है? रावलपिंडी से। तो वो डाटा को जो है ना पॉपुलेट करती जाएंगी फील्ड में, उनको हम कहते हैं फील्ड्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। कॉलम्स और रोज की फॉर्म में वो इस तरह डाटा को ले आएंगे, ठीक है। तो ये थी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज से, जिससे आपको हाईली इरेगुलर डाटा को रेगुलर फॉर्म में ले आते हैं। दूसरी होती है जी नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल क्या होती है? इसकी भी थोड़ी सी एक हाईली जिसे कह लें कि रिफाइंड फॉर्म है, कि अक्सर डाटा बहुत ही ज़्यादा जो है वो ग्राफ की शक्ल में हो, ठीक है, या कोई भी हाईली इरेगुलर डाटा हो जिसमें कि आप कह लें कि आपने साथ साथ कस्टमाइजेशन भी करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए आप फिर न्यू एसक्यूएल यूज़ करते हैं। इसमें आपको अ लिटिल बिट ह्यूमन इंटरवेंशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है जी। तो डेटा था, देखिए डेटा क्या है? डेटा इज़ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। डेटा कैन बी समथिंग सिंपल एंड सीमलिंग रैंडम, ठीक है, अनटिल इट इज़ यूटिलाइज। मतलब डेटा रॉ होता है, ठीक है, रैंडम होता है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या है? जब डाटा को आप प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं, किसी उसको इनसाइट्स फॉर्म में ले आते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है जिसकी बेस पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, organized, structured and presented in a given context so as to make it useful, it is called information, ठीक है जी। अब देखें बेनिफिट्स क्या हुए जी इन सारी चीज़ों के, मतलब हम क्यों इसका वो कर रहे हैं कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज स्ट्रक्चर्ड डाटा टू मैनेज कस्टमर अकाउंट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, लोन इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मतलब बैंकों ने अपना डाटा मेंटेन किया। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हम रिलाई कर रहे होते हैं कि बैंक्स का जी सिस्टम बड़ा अच्छा है, ठीक है, किस कस्टमर ने लोन लिया, किन इलाकों के लोग ज़्यादा लोन ले रहे हैं, कौन कहाँ पर डिफ़ॉल्ट रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ों का आइडिया लगा रहे होते हैं, ठीक है। रिटेलर्स मैनेज प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज। आपने सिस्टम में रिटेलर लगाया हुआ है, सिस्टम लगाया हुआ, उसे पता चल गया कि किसका माल ख़त्म हो गया है, कौन सा ज़्यादा बिक रहा है, तो मैं ऑर्डर कर दूँ, ठीक है। स्टॉक के लेवल्स क्या हैं, डिमांड क्या होने वाली है मेरे माल की, सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैंने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, तो ये सारा सिस्टम से आपको पता चल रहा होता है। लॉजिस्टिक कंपनी यूटिलाइज स्ट्रक्चर डाटा टू ट्रैक शिपमेंट्स। लॉजिस्टिक कंपनी ये आप क्या लेंगे, जो कुरियर कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो चीज़ों को अपने शिपमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, इन्वेंट्री को कि कहाँ पहुँच गई ये चीज़ें क्या, तो व्हीकल्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी जो है ना डेटा वगैरह सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज़ डेटा लाइक स्टूडेंट फीडबैक,
वीडियो लेक्चर्स एंड ऑनलाइन फॉर्म डिस्कशन टू इम्प्रूव कोर्स कंटेंट। ठीक है, ये तो सारा डेटा से रिलेटेड था। डेटा को हम क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। अब ऑन आगे आ जाता है जी सिस्टम। A system is an integrated set of processes and digital tool like ERP, accounting software or cloud platforms used to manage and process data। ठीक है, अब वो सारा जो डाटा है वो किसी ना किसी सिस्टम में रूट हो रहा होता है, सिस्टम से चीज़ों को गो थ्रू हो रहा होता है, गुजर रहा होता है। ठीक है, और आगे सिस्टम्स में ना फील्ड्स लगी होती हैं। ठीक है, हम उसको फिक्स्ड स्कीमा भी कह देते हैं और स्टार स्कीमा भी कह देते हैं। जैसे कि ईआरपी में, एसएपी में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। मतलब जो भी चीज़ें उस सिस्टम से प्रोसेस होके जा रही हैं ना, तो वो फील्ड्स में जाके इनपुट हो रही है। उससे क्या होता है कि आप एक ही क्लिक पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, आपकी कैश फ्लो बन जाती है, किस एरिया में क्या सेल हुई, मतलब आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, आप उससे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये सारा काम सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है, डेटा को मैनेज किया जा रहा होता है। ठीक है, और सिस्टम में अब देखें, मैं आपको सिर्फ इन सिस्टम का क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी फील्ड से रिलेटेड है। ईआरपी सिस्टम लाइक एसएपी, ओरेकल, क्विक बुक्स, ओडू। ठीक है, तो ये सारे अकाउंटिंग को ऑटोमेशन के लिए, रियल बुक कीपिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, आप इसे टैक्स रिकॉर्ड बना लेते हैं। आपको एफपीआर का या कहीं से भी कोई नोटिस आ जाए, कोई इशू हो, आप फ़ौरन डाटा अपने सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं। तो ये जी कुछ सिस्टम्स की पिक्चर्स हैं कि वो कैसे होते हैं, मतलब उनके आइकॉन्स हैं। ठीक है, और ये फाइनेंशियल मॉडलिंग के टूल हैं टॉप। एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है, फिल्मा, गूगल शीट्स, बिजनेस ऑब्जेक्ट, मोज़ेक। अब इन जस्ट आपको इनका आइडिया देना है कि ये किस तरह से वो करते हैं। ठीक है, अगर आपको उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मतलब आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए, बताने के लिए, इक्विप विद करने के लिए, फेमिलियर करने के लिए चीज़ें हैं। ये नहीं है कि आपको कहेंगे कि जी ये गूगल शीट है, आप इस पर ये काम करके दिखा दें। नहीं। हाँ, अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग के लिए करना चाहते हैं, तो बिलीव मी दीज आर वेरी वेरी डिमांडिंग टूल्स। ठीक है, आप इससे बड़े पैसे कमा सकते हैं, डॉलर्स में कमा सकते हैं अगर आप इनको सीख लेते हैं। अच्छा जी, देखें डाटा सोर्सेज थे। ठीक है, ईआरपी, सीआरएम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में, अकाउंट पेबल्स में आपने डाटा डाल दिया। ठीक है, कि किस कस्टमर से पैसे देने हैं, लेने हैं। ठीक है, क्या एंट्रीज हो रही हैं। अब वो उससे आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, डाटा, तो उसको कहते हैं स्टेजिंग एरिया। ट्रांसफॉर्म करेगा डाटा को, लोड करेगा। और आपको पता है, आपने शायद कंपनीज में देखा हो, बीइंग ऑडिटर्स, अगर आप मतलब, या आपने नाम सुना होगा सर्वर का। ठीक है, तो डाटा एक सर्वर पे स्टोर हो रहा होता है सारा डाटा ना। ठीक है, हार्ड ड्राइव कह लें उसको। ठीक है, वो डाटा सर्वर पे स्टोर होता है और कंप्यूटर पे उसकी रिपोर्टिंग हो रही होती है। मतलब आप कंप्यूटर को कमांड दे के कोई भी रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क क्या है जी, ये हमने सारे सिस्टम्स पढ़ लिए। अब देखें, जो मॉडर्न चीज़ें आ जाए ना, तो रिस्क भी मॉडर्न हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल चीज़ों में ट्रेडिशनल रिस्क है, जैसे कि मैनुअल लेजर थे जी, अल्लाह ना करे आग लग गई। ठीक है, रिकॉर्ड ही जल गया। किसी ने लेजर का जो वर्क है, जो वो जो है ना टर्न कर दिया, फाड़ दिया, कोई भी इशू हो सकता है। तो आज जब सिस्टम पे चीज़ें चल रही हों, तो उसके मॉडर्न रिस्क होते हैं। जैसे कि अगर आपका डाटा पुअर है, ठीक है, डाटा सही तरह से इकट्ठा ही नहीं हो रहा, डाटा की रिलायबिलिटी ही नहीं है, लोग एवं ही जो है ना इनपुट किए जा रहे हैं डाटा, उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, तो सिस्टम ने क्या मतलब बिहेव करना है, सिस्टम ने भी सही रिपोर्टिंग नहीं करनी, क्योंकि सिस्टम ने तो डाटा की अथेंटिसिटी की बेस पे रिपोर्टिंग करनी है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो डाटा शुड बी वेरी जेन्युइन एंड अथेंटिक। ठीक है, पाकिस्तान में कितनी पॉवर्टी है, क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, सुबह पंजाब में क्या मसले मसाइल हैं, अब फ्लड आया है, उसमें किसका नुकसान हुआ है। अब वो डाटा ही अगर ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट कैसे उसको मैनेज करेगी। मतलब नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा रहा हूँ, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा बड़ा अथेंटिक होना चाहिए। आपको पता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में अक्सर जो है ना मसले मसाइल आए होते हैं कि जी वो लोग जो हकदार नहीं हैं वो भी वसूल कर रहे हैं, ये वो फलां। ठीक है, क्योंकि डाटा सही नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो डाटा की अथेंटिसिटी है, डाटा की ओरिजिनलिटी है, डाटा की क्रेडिबिलिटी है। देन सेकंड स्टेप आता है आपका सिस्टम्स का। ठीक है, तो रिस्क क्या हो सकते हैं जी, डाटा आपका पुअर क्वालिटी का है, वीक सिस्टम है आपके। डाटा तो अच्छा था, सिस्टम ही वीक नहीं, सही रिकॉर्ड ही नहीं किया, हार्ड ही ख़राब होगी, जल गई हार्ड। ठीक है, ये हार्ड की इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो फ़ौरन ही फिल होगी। तो ये सिस्टम के रिस्क हैं, आप इनको वो करें। ठीक है, हार्ड भी ठीक है, ओके सही है, लेकिन सिस्टम पे कंट्रोल ही नहीं है जी।
लोगों ने साइबर अटैक किया और सिस्टम को आपको एक्सेस कर लिया, आपकी तमाम वेंडर की, कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक होगी, मसले मसाइल हो गए आपके, ठीक है। आप कोई फर्म है, सर्विस दे रहे हैं, आपकी क्लाइंट की बड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास थी, वो सारी जो है ना लूज आउट होगी। तो ये सारे रिस्क हैं, इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो जी मॉडर्न सिस्टम हो तो मॉडर्न थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। कहने का मकसद आपको इतनी बातें बताने का वो यही था, ठीक है। तो प्रॉपर आपके पासवर्ड बड़े अच्छे होने चाहिए। जिस पार्टी से भी आप थर्ड पार्टी से सर्विस ले रहे हैं उनके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट करें, आपका डाटा लीक ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज करके चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे इसमें है स्टेप टू परफॉर्म डाटा रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करें, हमारे ये ऑब्जेक्टिव हैं, हम डाटा से ये इंसाइट्स ले रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, ओनर्स को रिपोर्ट कर रहे होंगे, मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, ठीक है। डाटा को जहाँ इन्वेंट्राइज करना है, स्टोर करना है, ठीक है, वो आपका बड़ा अच्छा सर्वर होना चाहिए, ठीक है, वो सेफ़ होना चाहिए, अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सकें, ठीक है। रिस्क को स्पॉट करें, आइडेंटिफाई करें, ठीक है। जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर इनको प्रायोरिटाइज करें कि भाई ये बड़ा रिस्क है, पहले इसको हल करें, मतलब हाई मीडियम लो जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाई को ठीक करें, ठीक है। जैसे कि आपका जो सर्वर रूम है उस पर लेट्स सपोज लॉक नहीं था, कोई भी आ जा रहा था, तो आप सबसे पहले वो बड़ा हाई रिस्क है उसको ख़त्म करें जी। उस पर बाहर लगाएं कि अनऑथराइज पर्सन आर नॉट अलाउड, ठीक है। रिस्क को प्रायोरिटाइज करें, फिर मिटिगेट करें, रिस्क को कम करें, ठीक है। इंक्रिप्शन लगवाएं, लॉक करें रूम को, पासवर्ड हैवी रखें, ठीक है। अपनी ईमेल जो है वो डोमेन बनाएं, आपका डाटा बाहर ना जा रहा हो, ठीक है। एक्शन लें इस पर, और उन जो आपने कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई किए, कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए, मिटिगेट किए रिस्क को, फिर उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। ये नहीं है कि एक दफ़ा बस लगाए और छोड़ दिया, नहीं, मॉनिटर करें, लोगों में वो एबिलिटी, वो चीज़ें पैदा करें कि वो उसको देख रहे हों, ठीक है। तो ये जी क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा सा इसमें जिक्र है, ठीक है। तो मैं अब इसकी डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, मतलब कंफ्यूज नहीं करूंगा। आपको पता है कि डाटा आजकल मोस्टली जो है हम अपना सर्वर ना हो तो किसी के क्लाउड पे रखवा रहे होते हैं, ठीक है, शेयर्ड सर्विस ले रहे होते हैं। आपको पता है गूगल वगैरह भी जो है ना 15 GB या शायद 20-25 GB आपको फ्री में दे देते हैं, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा डेटा चाहिए तो आपको जो है उनसे रिक्वेस्ट करके लेना पड़ता है, ठीक है, डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है आपको। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी बेसिकली उसी एक सिलसिले की कड़ी है, ठीक है। अब उसमें प्राइवेट क्लाउड भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है, और पब्लिक भी, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड क्या है कि आपके लिए डेडिकेटेड है, सिर्फ आप हो उस पर। हाइब्रिड क्या है कि आप भी हो, पब्लिक भी है, और पब्लिक क्या है, अभी सारी पब्लिक है, ठीक है, ओपन जिसे कह लें। फिर आपने नाम सुना होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, उसमें भी ये भी हम इस जो है ना सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। लेकिन ये जस्ट एक बिजनेस के हद तक, आपकी अंडरस्टैंडिंग की हद तक कि अकाउंटिंग में इसके क्या रोल हैं, ऑडिट में इसके क्या रोल हैं, ऑडिट सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, बस उसकी हद तक है। मतलब ये आपसे कोई प्रोग्रामिंग नहीं करवा रहे होंगे, आपसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें, इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बल्कि आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको चीज़ों का पता है कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, मशीन लर्निंग क्या है, पावर ऑटोमेशन क्या है, C++ क्या है, किस तरह से डाटा रूट हो रहा है, किस तरह से डाटा की एथेंटिसिटी को इंश्योर करना है, फिर वो सिस्टम में जाना है, सिस्टम में क्या ग्लिच हो सकते हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको फेमिलराइज करना है। क्योंकि देखें ट्रेडिशनल चीज़ें थी, मैनुअल बुक कीपिंग थी, आपको लेजर मिल गए, आपने एक्सेल में ले लिया, ये वो आप काम करते, लेकिन अब तो नहीं, अब तो सिस्टम से रिपोर्टें जनरेट होके आनी है, ठीक है। तो सिस्टम में तो क्लाइंट कुछ भी है, हैंकी फैंकी कर सकते हैं, कोई भी कोई इश्यू हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर आपको चीज़ों का आइडिया ही ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे एक अच्छा ओपिनियन ड्रॉ कर रहे होंगे। तो इसीलिए आपको फेमिलराइज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये नया सिस्टम जो नया सब्जेक्ट है वो लॉन्च किया गया, ताकि स्टूडेंट्स को एक दफ़ा CA इंटर मतलब करने से पहले उनको फेमिलराइज करवाया जाए सिस्टम से, ताकि वो फर्म्स में जाए तो ये ना हो कि उनके लिए चीज़ें बिल्कुल नहीं हो, या एटलीस्ट दे आर मच मोर फेमिलियर विद द टूल्स सिस्टम्स, उनको पता हो, या उनका माइंडसेट बना हो। ये ना हो कि बिल्कुल ही वो न्यू जाए और वो देखें अच्छा ERP भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, ओडो भी कोई चीज़ है, ठीक है, सिस्टम्स भी कोई चीज़ हैं, उन सिस्टम से रिलेटेड ये रिस्क होते हैं, उनको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप जाएंगे CA फाइनल में तो आप हैंड्स ऑन कोर्सेज आपको पता है आप कर रहे होंगे, ठीक है,
डेटा एनालिसिस वगैरह के कोर्सेज कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपको हेल्प आउट कर सकती हैं चीज़ें इधर की पढ़ी हुई, ठीक है, और आपको ओवरऑल आपके प्रोफेशन में हेल्प कर सकती हैं, आपके विजन को, आपको जो है ना मिशन को ब्रॉडन कर सकती हैं। आप अगर चाहें तो फ्रीलांसिंग या उस टूल्स में मतलब अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन, बीइंग अ क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट एंड मैंने फर्म से भी आर्टिकल्स किए, अब इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ, तो आई विल रिकमेंड यू कि दिस सब्जेक्ट शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ चैलेंज, बिकॉज दिस इज़ अ नीड ऑफ आवर, ठीक है, ये वक्त की ज़रूरत है, तो इसको आना ही था। बस कोई अब आपको कंक्लूजन में लास्ट में ये दे रहा हूँ कि ट्राई करें कि इस सब्जेक्ट को आप जो है, अगर आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है तो फर्स्ट में ही कर लें, ठीक है, वरना अगर आपके दिल में ये है कि नहीं मैं प्री मेडिकल से हूँ, मुझे शायद अभी डेटा सिस्टम रिस्क का इतना नहीं पता। देखें, सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो है ना मतलब आपके ही भाई हैं, आपके ही आपसे रिलेटेड ही हैं, मतलब किसी को नहीं पता। टीचर्स ही बिल्कुल नए पढ़ा रहे हैं, इसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना नोट्स अवेलेबल हैं, इतना मेच्योर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन है कि आपने मॉडल पेपर दिया हुआ है, आप वेबसाइट से वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसका टेस्टिंग लेवल मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही ज़्यादा होगा, एक इंटरमीडिएट लेवल का होगा और आप इसको आसानी से पास कर सकते हैं। तो आई रिकमेंड यू कि आप लाजमी जाएँ इस सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि देखें मुझे लगता है कि डराने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अच्छा मशवरा देने वाले और अच्छा गाइड करने वाले भी लोग होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो आप, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको देने जा रहे हैं, तो आपको ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। किस टीचर से दें, क्या करें, ऑल टीचर्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल, ठीक है। आई रिकमेंड यू कि आप किसी भी क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट्स जो कि पढ़ा रहे हैं, आप इनसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोशिश करें कि वो आगे भी सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हों, ठीक है। बेसिकली ये सब्जेक्ट ओरिजिनेट हुआ है PRC 5 से। इंट्रोडक्शन टू जो बिज़नेस था ना, उसका चैप्टर कौन सा था, 5 था या पता नहीं, थर्ड चैप्टर था जिसमें सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें थी, तो वहाँ से सब्जेक्ट ओरिजिनेट हुआ है। तो कोशिश करें उनसे पढ़ें जो ना सिर्फ डेटा सिस्टम्स और रिस्क की सूझबूझ रखते हों, बल्कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएं और आपको समझ आए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एडवांस जो डेटा सिस्टम और इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको देखूं, मैनेज करूं, ठीक है। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ लेट मी नो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर हेल्प। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।